कई लोगों का ये मानना है कि जनसंख्या ही सबसे बड़ी वजह है कि जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए था विकास के स्तर पे वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। और इतनी जो असमानता आज दिखती है उसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मैं ये समझता हूँ कि ये एक कारण है, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण नहीं है। ये एक आंशिक सत्य है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि अगर आप जनसंख्या की बात करें तो भारत 1947 में 34-35 करोड़ के करीब हमारी जनसंख्या थी। आज 4 गुना बढ़ गई है। जीडीपी की बात करें तो 2.62 लाख करोड़ उस वक्त था, आज 147 लाख करोड़ की जीडीपी है। यूएस की अगर आप स्टडी करेंगे कि जीडीपी उनकी कितनी थी 1947 में और आज कितनी है, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी तुलना में आज 23-24 ट्रिलियन डॉलर है ना यूएस की जो जीडीपी है। तो और उनका भी पॉपुलेशन बढ़ा है। उनका भी 1947 में 13-14 करोड़ थे और आज वो भी 3 गुना बढ़े हैं, 34-35 करोड़ आज हैं। तो जनसंख्या ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी है बाहर भी, लेकिन जितना वेल्थ वहाँ पे जनरेट हुआ है उतना वेल्थ यहाँ जनरेट नहीं हुआ है। और दूसरा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो समान वितरण, वो हमारा नहीं हुआ। इसकी वजह से इनइक्वालिटी है। और तभी ये ऑक्सफैम जो आज रिपोर्ट रिलीज कर रही है इनइक्वालिटी के उस नाम से कि भारत में टॉप 10% जो है वो कितना 57% ऐसा उन्होंने कहा है शायद कि उतना वेल्थ ओन करते हैं। तो और टॉप 1% जो है वो 22% वेल्थ ओन करते हैं। तो खैर इस रिपोर्ट में मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि सैंपल साइज जो ये लोग लेते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स में वो बहुत बहुत वो विवाद का विषय है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को ये दिखता है कि हाँ इनक्वालिटी है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, आप कहीं भी जाएंगे बड़े बड़े शहरों में तो 5 स्टार होटल्स दिखेंगे और उसके दूसरे साइड में आपको स्लम्स दिखेंगे। तो इनक्वालिटी तो है। कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ लोग बहुत मध्यवर्गीय हैं, कुछ लोग पुअर हैं। इतने पुअर हैं कि आज भी उन्हें एक्सेस टू फूड और एजुकेशन वो नहीं है जिस मात्रा में हमें होना चाहिए था। आज जितना समान होना चाहिए था, अभी भी हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी पीछे हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, मैं जो समझता हूँ, वो पॉपुलेशन नहीं है। वो पॉपुलेशन नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारा इनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो वेल्थ जनरेट कम हुआ है। जितना मैंने कहा आपको कि यूएस का आप स्टडी करें या आप जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका स्टडी करें, ग्राफ डेटा सब गूगल पे अवेलेबल है पिछले 50-60 साल में। और फिर भारत का अगर आप डेटा देखें तो इससे कहीं ज़्यादा हम जनरेट कर सकते थे, नंबर वन। और जो जनरेट हुआ, जितनी है हमारे पास अभी क्षमता, उसका समान वितरण नहीं हुआ, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। उसके कई कारण हैं। उसके कई कारण। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। रायसीना हिल्स, जहाँ पे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, वो व्हाइट हाउस से भी बड़ा है। दुनिया में जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आलीशान आप कह सकते हैं, भव्य, वो रायसीना हिल्स है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम होता क्या है ऑपरेशनली? भारत का ये सौभाग्य है कि जितने भी राष्ट्रपति आए हैं, जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, वो अच्छे हैं। आज तक हम भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई अच्छे प्रेसिडेंट हमें ना मिले हों। बाकी देशों में बहुत अजीबोगरीब किस्से हुए हैं, लेकिन भारत में सभी जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हुए हैं वो अच्छे हुए स्वभाव से। लेकिन फिर भी ये व्यक्तिगत रूप से किसी की बात नहीं है, ये उस ढांचे की बात है कि प्रेसिडेंट का ऑपरेशनली फंक्शन है क्या? क्या है? उन्हें सिर्फ साइन करना है, मुहर लगाना है। और अगर कुछ प्रेसिडेंट्स, कुछ राष्ट्रपति ने भी अपने सीमा से आगे जाकर कोशिश किया भी कुछ नया, कुछ रेडिकल कुछ करने का, तो वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एक बार याद आता है कि कलाम साहब ने एक बार जो सांसद की बढ़ोतरी, वेतन बढ़ोतरी के बिल को दोबारा कंसिडरेशन के लिए भेज दिया था, तो हुआ क्या? फिर दोबारा इन लोगों ने भेज दिया और फिर दूसरी बार साइन करना पड़ता है। दूसरी बार भी आप भेजेंगे, तीसरी बार आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट एक लिमिटेड है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन खर्चा कितना है उसमें? व्हाइट हाउस अगर 18 एकड़ में है, जो यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं, तो ये जो राइसिना, ये जो प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट रहते हैं, वो 330 एकड़ इतनी बड़ी है। 2 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है प्रेसिडेंट हाउस की। आप समझ सकते हैं कि 340 रूम है। 340 रूम में आप क्या करेंगे? आप कैसे 340 रूम में आप रह सकते हैं? मतलब ये समझ के परे है ये चीज़। और उसमें इतना खर्च आता है, इतना मेंटेनेंस। आप जितना आपका बड़ा आपका बगीचा है, इतने सारे फ्लोरा फाउना और स्टाफ मेंटेन करते रहिए, उसमें मार्बल चमकाते रहेगी। तो ये केवल एक जो हैंगओवर आ रहा है ब्रिटिश के ज़माने का,
ये सारा सिस्टम और ढांचा ये उन लोगों ने अपने हिसाब से बनाया और हमने उसे सिर्फ कैरी कैरी ऑन किया 1947 के बाद। उसकी वजह से क्या होता है कि मेंटेनेंस पे अनावश्यक खर्चा, और ये बहुत बड़ा खर्चा है, ये एक बात है। दूसरी बात, 1711 करोड़ इस साल के बजट में FY22 में शायद जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके ट्रैवल पर्क सब कुछ मिला करके इतना उस पर खर्चा है। क्या आपको लगता है कि इसमें कटौती की गुंजाइश? बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि जिस शान और शौकत से पर्क्स के साथ ये लोग रहते हैं उसमें बहुत गुंजाइश है उसमें कट ऑफ करने की। लेकिन ये आज से नहीं, ये 1947 से ही चलता आ रहा है। कई किस्से हम सुनते आए हैं कि फलाने मिनिस्टर, फलाने नेता, फलाने ब्यूरोक्रेट, उनके लिए ड्रेसेस, टाई और खान पान ये सब फ्लाइट से आता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि कितनी गपशप वाली बातें हैं वो अलग विषय है। लेकिन ये इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, हमारे और आपके सर्कल में भी कई सिविल सर्वेंट्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स या मेंबर्स होंगे। हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि उनका जो रॉब और ठाट बाट है, जो आलिशान उनकी लाइफस्टाइल है और इतने तरीके के फ्री एक्सेस हैं, पर्क्स हैं, ये सब बेतहाशा, ये एक्स्ट्रा वैगन्स है और इसे रातों रात आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे खर्चा आता है 1711 करोड़ बहुत है। केवल बाबू लोग जो IAS जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनको ट्रेन करने के लिए 488 करोड़ इस साल का बजट है। उसमें से 44 करोड़ तो रिफॉर्म्स के, मेंटेनेंस रिफॉर्म्स है। क्या रिफॉर्म्स होते हैं इसमें? सब कुछ तो इंक्रीमेंटल ही चलता है, कुछ ऐसा कोई इनोवेटिव ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ चीज़ होती नहीं है। लेकिन ये सब आप आंकड़े देखिए, 488 करोड़ ट्रेनिंग के लिए केवल यहाँ और इंडिया एंड अब्रॉड में। आप कहीं भी जाएंगे, आपके ट्रैवल के एक्सपीरियंस दिस दैट, कहीं आप रुकेंगे, ये व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लग सकता है। मैं एक बाबू हूँ, मैं एक लीडर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप मैक्रो लेवल पे आप देखेंगे कि इसका कितना इसका असर लोड हो रहा है, तो फिर ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। चुनाव की बात की, अगर चुनाव की बात करें, पिछले 2019 के पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें 60,000 करोड़, 40% ज़्यादा 2014 के चुनाव से इतने खर्च हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम बेतहाशा, जहाँ पे हमें स्पेंडिंग हम रोक सकते हैं वो हम अगर नहीं रोकते, और ये सब ऐसा खर्चा है जिसका कोई रिटर्न नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब वो इतना बड़ा वो 340 रूम का वो घर है, 2 लाख स्क्वायर फीट का आपका बिल्टअप एरिया है, अब आप उसको मेंटेन करते रहिए। वो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ये बस आपका ऐसे ही है, बस दिखावा। तो ये जो 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 कोई नेता है, कोई बाबू हैं, उनके ऊपर जो इतना खर्चा है, ये कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है ये सब हम जानते हैं। ये इसमें शान और शौकत जस्ट ऐसे ही है। मैं अपने परिवार के साथ यूरोप जाऊंगा, मैं अपने परिवार के साथ कहीं पे भी घूमने जाऊंगा, 4 लोग मेरे साथ होंगे। आज ही एक न्यूज़ आई है जो वायरल हो गई है। अब इन सब न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और कितनी दूसरी जो दूसरा साइड होता है वो हमें दिखता नहीं है। लेकिन अभी अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ा है कि एक IAS ने दिल्ली में अपने कुत्ते को टहलाने के लिए स्पोर्ट्स एथलीट्स को सबको भगा दिया। अब पता नहीं ये न्यूज़ कितना सही है, हो सकता है 2-3 दिन बाद कुछ और दूसरा साइड है। तो अब मुझे पता नहीं, मैंने जस्ट पढ़ा है एक बार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक आडंबर, ये जो हमारा नहीं है, ये एक्चुअली ये ब्रिटिश राज से चला आ रहा है और हम सब चीज़ वहीं से हम कैरी ओवर कर रहे हैं। आज हम उतने तरीके के टैक्स जो लाद कर रखे हैं ये भी उनका ही चला आ रहा है। हम ही शायद एक ऐसे देश हैं जहाँ पे रोड टैक्स लगता है और उसके बाद फिर से हम टोल टैक्स लगाते हैं। मजा है दुनिया के किसी देश में आप रोड टैक्स लगाएं और ऊपर से आप टोल टैक्स लगाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि मैं बाहर गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा थी जिस तरीके से टैक्सेस और सारे टैक्सेशन सिस्टम ये ब्रिटिशर्स लोग अपने हिसाब से लाए थे। सभी आपको यहाँ के उद्यमी जो वर्ग हैं उनको डिस्करेज किया जाए, तो इसके लिए वो अलग अलग सिस्टम्स लाए थे कि आपको एक्साइज टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। आप अगर कुछ आप उत्पादन करेंगे तो उसके उत्पादन पे कर लगेगा, फिर उत्पादन के बाद आप उसे बेचेंगे तो आपको बिक्री कर लगेगा सेल्स टैक्स, फिर आप बेचेंगे और आपको मुनाफा आएगा तो उस पर आपको आयकर लगेगा, इनकम टैक्स, और फिर आप जो बेचेंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो ऑक्ट्रॉय टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप पुल यूज़ करेंगे तो आपको टोल टैक्स तो देना पड़ेगा क्योंकि सीमेंट लगाया है उनका। तो ये तमाम चीज़ वो अपने हिसाब से वो लोग जो भी सिस्टम लेकर आए, हम आज भी वो उसे जारी रखे हुए हैं। आज भी हम कलेक्टर को वैसे ही सलाम ठोक रहे हैं जैसे पुराने ज़माने में। कलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था? ये ब्रिटिश ज़माने में कलेक्टर का मतलब क्या था? क्या इंडिया के लिए था या ब्रिटिश उन लोगों के लिए था?
ये सीधी सी बात है, इसमें कुछ ये कोई नई बात नहीं है। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि गांधी जी और उनके साथियों ने किस तरीके से अलग अलग आंदोलन किए थे। नमक को लेकर उन्होंने आंदोलन की, ये आर्थिक वजह थी ये इन सब चीज़ों की। नील विद्रोह की कहानी क्या हुई ये हम सब लोगों को पता है। सरदार पटेल ने बारदोली का जो सत्याग्रह किया उसके बारे में हमें पता है। तो और दादा भाई नौरोजी ने एक काफ़ी प्रसिद्ध बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कही थी। तो इतना ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, ये वो लोग ब्रिटिशर्स लोग इसलिए ये सारे सिस्टम लाए थे कि उनका जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो। और इसमें मैं उन लोगों को, हम लोग क्यों ब्लेम करें, ये वो अपने हिसाब से सोच रहे थे। अगर आपको रूल करना है तो आपको दूसरे को कमज़ोर बनाना पड़ेगा, स्वयं को ताकतवर बनाना पड़ेगा। लेकिन आज जो हम वही चीज़ जारी रख रहे हैं, ये नो ब्रेनर है। इसका कोई स्पष्टीकरण आप नहीं दे सकते कि आपके आज भी रायसीना में राष्ट्रपति भवन में केवल दिखाने के लिए आपके पास इतने सारे वेराइटीज़, फ्लोरा फाउना मेंटेन करते रहिए, गार्डन चमकाते रहिए, मार्बल साफ करते रहिए। ये वेस्ट ऑफ मैन पावर, रिसोर्सेज सब कुछ है, इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रेसिडेंट का काम क्या, सिर्फ मुहर लगाना। ये तो हमारा सौभाग्य है कि सभी राष्ट्रपति अच्छे अच्छे मिले हैं अभी तक हमें। लेकिन आप देखिए कि इस सिस्टम से कितना नुकसान हो रहा है। इतना इतना जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स इन सब पे आप देखेंगे, इनके सारे खर्चे 1711 करोड़ और उसके बाद 488 करोड़ आप ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करने के लिए आप इतना इन्वेस्ट करते हैं। तो और फिर चुनाव में आप 50-60 हज़ार करोड़ आपके चले जाते हैं केवल चुनाव के लिए। ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? केवल चुनना है कि अब सबको पता है, एक आम जन को भी पता है कि कोई भी चुन कर आएगा भाई होने वाला कुछ खास नहीं है। केवल एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड की बात होती है, इधर या उधर होता अपने अपने हिसाब से ही है। और लोग जो जो सिस्टम है वही चलाते हैं। तो उसके बावजूद केवल चुनने के लिए आप इतने इतने 50-60 हज़ार करोड़ इतना हम इन्वेस्ट करते हैं। और ये फिर आज के ज़माने में 1960 की सोच रखना, 2022 है, यहाँ पे डिजिटल आप यूज़ कर सकते हैं मीडियम। लेकिन आज भी आप 1960 में जब लिमिटेशन थी, जब इंटरनेट नहीं था, तो अर्पानेट भी नहीं आया था। उस ज़माने में अगर आप टेंट गाड़ के, तंबू गाड़ के और बड़ी बड़ी भाषण देते थे, रैलियाँ करते थे, आज भी हैं वही रैलियाँ किए जा रहे हैं, आज भी हैं वही अप्रोच कर रहे हैं, खर्च। और साल भर चुनाव हो रहे हैं, कभी यूनियन में लेवल पे चुनाव हो रहा है, कभी स्टेट लेवल पे चुनाव हो रहा है, कभी पंचायत में हो रहा है, कभी म्यूनिसिपैलिटी में हो रही है। दिन रात यही डिबेट चल रहा है, संख्या बल किसका है किसका अधिक है। और फिर अलग अलग सरकारें हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग त्वरित होगी नहीं, जाहिर सी बात है। फिर उसमें ईगो क्लैशेज होंगे, तमाम तरीके की चीज़ें। आज के समय में डिबेट्स, डिस्कशंस केवल इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए कि फलाने जगह पे कहाँ पे पाइपलाइन टूटी है, कहाँ बिजली का तार टूटा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा है, कहाँ पे पानी की समस्या है। इन सब चीज़ पे आज डिबेट्स होनी चाहिए। लेकिन डिबेट्स क्या होते हैं कि किसकी सरकार है, कहाँ पे कौन पार्टी की सरकार है, कौन नेता हॉर्स ट्रेडिंग करके किस जगह पे चला गया। ये बिल्कुल ही ये अलग ही दिशा में हम भटके हुए हैं। तो मैं ये जो समस्या है मूल रूप से कि जो इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से ऑक्सफैम रिपोर्ट रिलीज़ कर देती है कि इनइक्वालिटी किल्स और इनइक्वालिटी है हमारे देश में। तो मैं सबसे ज़्यादा शायद उन्होंने साउथ अफ्रीका को कहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में है, एक समस्या है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो हम इससे कहीं अधिक बेहतर स्थिति में हो सकते थे और हम नहीं हैं। इसके जो दो बड़े कारण मैं समझता हूँ ये है कि धन उतना अधिक जनरेट नहीं हुआ और जितना हुआ वो समान वितरण नहीं हुआ। तो हम इसके क्या कर सकते हैं? ये तो समस्या हो गई, समाधान क्या कर सकते हैं? कुछ लोग सिर्फ ये कहते हैं जनसंख्या ही सबसे बड़ी वजह है और जनसंख्या को आधा कर दो सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। वो जो मैल्थुसियन प्रॉब्लम है, मैल्थुसियन प्रॉब्लम का बैकड्रॉप अलग है, ये यूरोपियन बैकड्रॉप में, यहाँ पे अलग। यहाँ पे आंशिक सत्य है, कहाँ पे सही है मैं बता रहा हूँ। जैसे मुंबई में लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स्ड है और हर रोज़ नए नए लोग आ रहे हैं। तो मुंबई में और दिल्ली में भी यही हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैल्थुसियन प्रॉब्लम काम कर रहा है टू एन एक्सटेंट कि लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स्ड है और लोड बढ़ रहा है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोड काम नहीं कर सकता अगर एक्सपोनेंशियली आप बढ़ाते रहें पॉपुलेशन और लैंड फिक्स्ड है। ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। यही एक रीज़न नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा चीन की अधिक है। लेकिन चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, हम डेमोक्रेसी। और इसी वजह से जब तक हम उस लेवल तक डेवलप नहीं हो जाते, पूरा एकदम कंप्लीट ऑल राउंड डेवलप्ड इकोनॉमिकली, हॉलिस्टिकली, जब तक हम उस लेवल पे नहीं रीच करते हैं, तब तक ये केवल जनसंख्या है, केवल पॉपुलेशन है, आपकी डेमोग्राफी है, जिसकी वजह से आपको सीरियसली लेते हैं पश्चिम में लोग।
नहीं तो कोई पूछेगा नहीं। आज अगर पूरे विश्व में लोग डरते हैं, भारतीय लोगों से डरते हैं, किसी भी विषय पे लुक डाउन अपॉन नहीं कर सकते, उसकी बड़ी वजह यहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ की डेमोग्राफी है। क्रिकेट में हाल हाल तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब दबदबा होता था तो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। लेकिन आज बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है। आज क्रिकेट में हर कोई डरता है इंडिया से, बीसीसीआई से। आईपीएल जो लोग अपनी डायरीज में पहले शिकायत लिख दिया करते थे, मजाक उड़ा दिया करते थे, इंडिया में टूर करने आते थे और थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक करके अपने 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 प्रेस में कुछ बात कहते थे, आज वो सर झुकाकर आते हैं आईपीएल खेलने और तारीफ करते हैं यहाँ के कल्चर की। ऐसा नहीं कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया, दे नो कि माइंड यही है। और बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड बना कैसे, इसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे स्टेडियम भरे होते हैं क्रिकेट में, जितनी हमारी दीवानगी, हमारा डेमोग्राफी स्ट्रेंथ है। किसी भी मुद्दे पर आज हम जब यूनाइटेड होकर किसी भी मुद्दे पे हम बोलेंगे, पूरे विश्व को सुनना पड़ेगा। क्योंकि एक और ऐसा जो राष्ट्र है, जो चाइना भी है, लेकिन चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसलिए उनको सिरियसली लेते नहीं, हम डेमोक्रेसी हैं। और एक ऐसे डेमोक्रेसी है जो इतना विशाल हमारा हुजूम है, इतने बड़े हम सैलाब के साथ कुछ भी, जन सैलाब में हम कुछ भी बोलते हैं तो दुनिया को सुननी पड़ेगी, उसकी आवाज़ बहुत ताकतवर होती है। इस वजह से पॉपुलेशन एक कारण है जो आपको सीरियसली लिया जा रहा है। हर चीज़ में हम इतने बड़े मार्केट हैं पूरे वर्ल्ड के लिए कि दे कैन नॉट अफोर्ड, हमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन को हमें बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि हमारा इस वक्त पॉपुलेशन की वजह से एक हमारा इन्फ्लुएंस है, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत निश्चित रूप से है। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन का वो टिकिंग एक जो क्लॉक है वो आप देखेंगे तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, वो बहुत बढ़ रहा है। ये चिंता की बात तो है, लेकिन इस रेट ऑफ ग्रोथ को जरूर हम लगाम लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ही एक कारण है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी है, पॉपुलेशन हम सीधा आधा कर देंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ जो है, इसको हमें थोड़ा सा इस पर हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन पॉपुलेशन अभी भी हमारा उतना नहीं है जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कि आपसे देश नहीं चल सकता, ये ऐसा नहीं है। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, ये अलग बात है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये जो समस्या है, इसका समाधान क्या है? समाधान 3 है। पहला समाधान ये है कि राष्ट्रपति भवन पे जितना खर्चा है और जो यूनियन मिनिस्टर्स और कैबिनेट, इन सब चीज़ों का एक ओवरऑल हो, और ये अनावश्यक नेताओं पे, बाबुओं पे जितना खर्चा है, इसका हम सीधा अदा कर सकते हैं। अगर सही तरीके से हम बैलेंस शीट को हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें, इसका सीधा अदा हो सकता है, ये सारा पैसा बचेगा। नंबर 2, जो जिस वजह से यहाँ से जो उद्यमी वर्ग है वो पैसा छिपा कर मनी स्टैश कर देता है एब्रॉड, जैसे 20,700 करोड़ स्विस बैंक में आज पैसा है, इसको अगर हम लाने में कामयाब हो पाए, एक भरोसा दे पाए कि हम इतने तरीके का टैक्स हम अब नहीं ला रहे, आप आइए, आप यहाँ कंट्रीब्यूट कीजिए, तो हम ये देखेंगे कि जब हम ये भरोसा देंगे अपने व्यवसायी वर्ग को, तो वो जो पनामा पेपर्स और ये पेपर्स और कहाँ से इस बैंक में लगाते हैं, यहाँ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ के बैंक में ये इंटरेस्ट नहीं लेके आप वहाँ विथहोल्डिंग टैक्स लगा करके आप दूसरी जगह आप पैसा लगाते हैं। क्या कारण है? इसका मतलब यही है कि लोगों को भरोसा नहीं, मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ उसका सही यूटिलाइज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पैसे में हर कोई अपना अपना कट कमीशन खाता है, करप्शन है, तो भाई वहाँ पे रखो, अपना पैसा सेव है। तो ये अगर वो पैसा यहाँ आया, और वो आएगा, इनकम टैक्स अगर हम 1-2 साल हटा करके देख सकें, तो ये मुझे लगता है ब्लैक मनी जो आएगा, जो मनी ब्लैक वाइट कुछ नहीं होती, ब्लैक बोलना उससे गलत है, शब्द ये सब बोलने की बात है, ये शब्दों का फेर है, मनी मनी है। ये अगर मनी जो वहाँ है कैपिटल, ये यहाँ आएगा, तो जैसे धीरे धीरे यहाँ हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ेगी, तब हम उस स्थिति में होंगे कि वेल्थ जनरेशन, वेल्थ हमें दिखेगा टैंजिबली, और वो फिर उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका सही डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे हो। तो मुझे लगता है 1 या 2 साल प्रयोग कर सकते हैं हम इनकम टैक्स हटाकर। नहीं काम कर रहा है तो फिर चलिए, जो चल रहा है उसी हिसाब से चलते रहेंगे, उसमें ही खुश रहेंगे। लेकिन एक बार प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। इतने तरीके के टैक्स हैं, इतने अलग अलग तरीके के टैक्स हैं यहाँ पे, ये बहुत ही गलत बात है। और ये सब टैक्स हमारे हैं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद हम लोगों ने मिल के ये ढांचा बनाया है, ये ढांचा उनका चला है, वो बनाया, वो ये सब चीज़ लाए थे अपने हिसाब से, जिसके बारे में दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने आवाज़ें उठाई। तो हम ये पागलपन आज भी हम जारी कर रहे हैं,
और ये अगर हम कुछ साल बस प्रयोग करके देखें, मुझे लगता है इनकम टैक्स हटाइए, एक्सपेंडिचर टैक्स के बारे में सोचिए। एक भारत में जो एक सेविंग्स की टेंडेंसी है, इसकी वजह से ही हम रिसेशन में बचे थे 2007-8 में, जब पूरी दुनिया में रिसेशन, अर्थव्यवस्था की बहुत भारी एक मंदी आई थी। भारत इसलिए इसमें बचा रहा क्योंकि यहाँ जो सेविंग्स की टेंडेंसी है, तो वो यही चीज़ को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने भी कहा था। मैंने एक सेशन अटेंड किया था IIM अहमदाबाद में, CK प्रहलाद आए थे। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि यहाँ पे फैमिली में हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ सेव करके रखते हैं, और यहाँ जो सेविंग की टेंडेंसी है उसकी वजह से उन्होंने तब कहा था कि भारत को इसका प्रॉब्लम नहीं होगा, और यही हुआ। उस दौरान यही हुआ कि भारत थोड़ा सा इंसुलेटेड रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब जैसे जैसे डोमेस्टिक सेविंग्स हम बढ़ाएंगे, उसके बाद और हम एक्सपेंडिचर टैक्स लगा कर हम देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मनी जब मार्केट में आएगा वो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, टॉनिक होगा, और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये दो बात हो गई। और फिर तीसरी बात, एक चुनाव अगर हो 4 या 5 साल किसी भी पार्टी को वोट देकर, उसके बाद आप काम कीजिए, ध्यान पॉलिटिक्स से, राजनीति से हट जाए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी पे काम हो, तो फिर सही मायने में इतना पैसा बचेगा जिससे आप गांव-गांव में आप शिक्षा दे सकते हैं। 3-4 टाइम हर कोई खा सकता है। आज कई लोग, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोगों को आज भी एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स मील अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, इनइक्वालिटी तो है ही। तो ये सब पैसा क्यों नहीं है? कहाँ से आएगा ये पैसा? ये यहाँ से आएगा। ये क्या पागलपन हम कर रहे हैं? कभी राज्य में चुनाव, कभी स्टेट में, कभी नेशनल लेवल पे चुनाव है, कभी म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव है, कभी पंचायत में चुनाव है। हर चुनाव में इतने खर्चे हैं, प्रचार चल रहा है, और ये नारा लगा रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदाबाद 1947 के पहले हमने किया, बहुत हो गया। आज आप जिंदाबाद जिंदाबाद करके अपनी बेवकूफ़ी उड़ा रहे हैं। कोई भी सड़क चलते आपको देखता है तो आप पे हंसता ही है। ये क्या पागलपन किए जा रहे हैं? तो ये सब चीज़ अनावश्यक खर्चा है। और जब कोई चुनाव नहीं है तो कहीं से बाइक बोला जाता है, फिर प्रचार शुरू हो जाता है, उस पर फिर घंटों डिबेट्स हो रहा है। ये सभी वेस्टेज ऑफ मैन पावर, टाइम, रिसोर्सेज, सब कुछ हो रहा है। ये 3 जगह का खर्चा मैं समझता हूँ अगर हम बस बचा सके, कुछ नया भी हमें नहीं करना कि ये जो हम एक्स्ट्रा जो हम अपना जो खर्चा कर रहे हैं बस उसे भी बचा सकें, तो इतना वेल्थ ये हमारा ये बूस्ट होगा, आएगा, जिससे हम आज जहाँ इनइक्वालिटी है उसको हम ब्रिज कर सकते हैं। एक जो मैंने कहा कि 340 रूम का ये रायसीना हिल्स प्रेसिडेंट हाउस, जिसका कोई औचित्य नहीं है, और प्रेसिडेंट का रोल लिमिटेड है, एक बस नाम के लिए एक सम्माननीय पोस्ट है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति कोई भी खराब हो, भारत के सभी राष्ट्रपति अच्छे हुए। राजेंद्र बाबू जो पहले राष्ट्रपति थे, वो तो चाहते तो वो आजीवन, वो लाइफ लॉन्ग रह सकते थे राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन 2 टर्म के बाद उन्होंने स्वेच्छा से वो अपनी कुटिया में रहने लगे थे, उन्होंने छोड़ दिया था रायसीना हिल्स को। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है, कितना खर्चा है और क्यों कर रहे हैं। जब पावर लिमिटेड है प्रेसिडेंट की, इतना खर्चा क्यों? फिर यूनियन मिनिस्टर्स और जो नेता हैं, जो बाबू है, उन पर इतना खर्चा क्यों? 488 करोड़ की ट्रेनिंग, डिजिटल युग में आपको इतना ट्रेवल करा कर अगर क्या ट्रेन, 488 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 44 करोड़ आपके रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे, नए नए आप रिफॉर्म्स लाएंगे, उस पर 1711 करोड़ आपके मिनिस्टर्स की पर अलाउंस, ट्रैवल, सब कुछ मिला के ये खर्चा, ये सब खर्चा बच सकता है। नंबर 2, अगर हम इनकम टैक्स हटाते हैं और तमाम तरीके के जो हमारे टैक्स हैं अलग अलग जो चले आ रहे हैं एक ज़माने से, वो सब अगर हम हटाते हैं, और अगर लोगों को छिपाना नहीं पड़ता पैसा, लोग उस भरोसे से पैसा यहाँ रखते हैं, वो पैसा वो जनरेट होगा, वो बूस्ट होगा। नंबर 3, ये जो पागलपन है, साल भर चुनाव कहीं ना कहीं हो रहे हैं, 50-60 हज़ार करोड़ पिछले चुनाव में लाई, ये सब अगर हम इसमें कटौती कर सकें तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक कैपिटल बूस्ट होगा। तो ये 3 चीज़ मैं समझता हूँ कि ये 3 तरीके हैं जिससे हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो पैसा हम बचाएंगे उसी से हम इनइक्वालिटी ब्रेस कर सकते हैं।